we are going to start development. Development is the chapter of your economics. तो देखते हैं अपन डेवलपमेंट का मतलब क्या है. वैसे हर किसी के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है, तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट क्या होता है. बेसिकली डेवलपमेंट जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जो कि क्या इंक्लूड करती है. अगर अपन पर्टिकुलर किसी कंट्री की बात करें तो कंट्री के अंदर आपका रियल पर कैपिटा इनकम अगर इंक्रीज़ हो रही हो, अगर कंट्री में रहने वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा हो, कंट्री की पॉवर्टी रिड्यूस हो रही हो, इलिटरेसी रिड्यूस हो रही हो, क्राइम रिड्यूस हो रही हो, तो ये सारी चीज़ें किस में कंसिडर की जाती है. डेवलप में कंसिडर की जाती है. तो हम बोलेंगे वो कंट्री क्या है, डेवलप्ड कंट्री है. क्लियर है. तो दिस इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट. ऑल्दो हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में आगे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. अगर अपन डेवलपमेंट के फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर है कि डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, कि हर इंसान के डेवलपमेंटल गोल्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. एंड द दूसरा फीचर इसका जो कि सबसे मेन फीचर है वो ये है कि अगर अपन बात करें डेवलपमेंट की तो डेवलपमेंट का जो मेजर कॉम्पोनेंट है वो आपका क्या होता है, इनकम होता है. क्लियर है. चलिए अब अपन आगे देखते हैं अपना कि कैसे. मैंने बोला था कि जो डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं वो हर पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. कैसे, देखो एग्जाम्पल लेते हैं. इसके अंदर 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं. पहला एग्जाम्पल है लैंडलेस रूरल लेबरर्स. मतलब कि अगर अपन बात करें कोई लैंडलेस रूरल लेबरर है, मतलब वो क्या करता है, अपना दिन के वेजेस के हिसाब से काम करता है कि भाई सुबह से लेके शाम तक का काम करता है और एक दिन का उसे पैसा मिल जाता है. तो उसके डेवलपमेंटल गोल्स क्या होंगे, तो उसके डेवलपमेंटल गोल्स ये होंगे कि वो ये चाहेगा कि उसे ज़्यादा दिन काम मिले, है ना, और उसको बेटर वेजेस मिले. साथ में वो ये भी चाहेगा कि जो उसके बच्चे हैं वो उनको क्या प्रोवाइड करा सके, एजुकेशन प्रोवाइड करा सके. साथ ही में उसके साथ किसी तरीके का सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी ना हो. तो उसके लिए डेवलपमेंट है. अगर ये सब होगा तो वो ये कहेगा कि हाँ डेवलपमेंट है. क्लियर है. सिमिलरली अगर मैं बात करूं फार्मर की, स्पेशली कौन से फार्मर, जो कि पंजाब में रहते हैं, तो वी ऑल नो कि पंजाब में जितने भी फार्मर्स हैं दे आर वेरी रिच, है ना. अब वो क्या चाहते हैं, उनके लिए डेवलपमेंट क्या, उनके लिए डेवलपमेंट है कि जो उन्होंने क्रॉप प्रोड्यूस की है ना, उनको उनकी हायर सपोर्ट प्राइस मिले. साथ ही में वो ये चाहते हैं कि वो चीप लेबरर्स में अपना हायर प्रोडक्टिविटी को एक्सक्लूड कर सके. इसके साथ में उनका एक और डेवलपमेंटल गोल होता है, वो ये होता है कि वो ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को अब्रॉड सेटल कर सके. और मोस्ट ऑफ द पंजाब के लोग कहाँ जाते हैं, कनाडा जाते हैं. क्लियर है. चलिए अब अगर अपन नेक्स्ट देखें अपना अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ. अब अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ में है कि भैया वो पढ़ा लिखा है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही. ठीक है ना. अब वो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ के डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे, उसके लिए डेवलपमेंट गोल होगा कि उसको क्या मिल जाए, जॉब मिल जाए. ठीक है. साथ में उसको अच्छी सैलरी मिले. और दूसरी चीज़ वो क्या चाहता है, वो अपनी फैमिली का फिनेंशियल सपोर्ट बनना चाहता है. क्लियर है. तो ये उसके डेवलपमेंट गोल हो गए. अच्छा अब मैं बात करूँ एक गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली की. एक लड़की है जो बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करती है. अब उसको पैसा नहीं चाहिए लेकिन उसको क्या चाहिए, उसको आज़ादी चाहिए. वो क्या चाहती है कि मुझे भी उतनी ही फ्रीडम मिले जितनी मेरे भाई को मिल रही है. दूसरी चीज़ वो क्या चाहती है, वो भी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती है और वो भी ये परस्यू करना चाहती है कि वो भी कहाँ पे स्टडी करे, अब्रॉड में स्टडी करे. तो दैट मीन्स और इन 4 एग्जाम्पल से हमें समझ में आ रहा है कि हर किसी के लिए डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग है. हर कोई अपने अकॉर्डिंग डेवलपमेंट की डेफिनेशन को डिफाइन करता है और उसे बताता है कि डेवलपमेंट मतलब ये. क्लियर है. तो दैट मीन्स व्हाट, 2 चीज़ें हमें यहाँ से क्लियर हो गई. पहली चीज़ क्या क्लियर हुई, पहली चीज़ तो हमें ये क्लियर हो गई कि आपका जो डिफरेंट पर्सन्स होते हैं उनके डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, आपके डिफरेंट होते हैं. और दूसरी चीज़ क्या क्लियर हुई हमें कि आपका दूसरी चीज़ ये क्लियर हो रही है कि जो पहले के लिए डेवलपमेंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है दूसरे वाले के लिए वो डेवलपमेंट हो, दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है. क्लियर है. जैसे अब मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था ना भाई गर्ल वाला, कि भाई गर्ल क्या चाहती है, वो ये चाहती है, रिच अर्बन फैमिली से जो गर्ल बिलोंग करी थी वो ये चाहती है कि उसको अपने भाई के बराबर फ्रीडम मिले. अब उसके लिए वो डेवलपमेंट है लेकिन उसकी फैमिली के लिए वो डेवलपमेंट नहीं होगा, वो उनके लिए क्या बन जाएगा, डिस्ट्रक्टिव बन जाएगा. तो 2 चीज़ें हमें इनसे क्लियर हो गई है. क्लियर है. चलिए अब अगर हम देखें कि लोग बाग क्या है कि सिर्फ पैसा भी नहीं चाहते हैं, है ना, मतलब उनको सिक्योरिटी भी चाहिए, उनको फ्रीडम भी चाहिए. दैट मीन्स व्हाट, उनके जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मिक्स गोल्स होते हैं. यानी उनको मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी चाहिए और नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी चाहिए. दोनों चीज़ें उनको चाहिए, तब जाके वो अपने आप को डेवलप्ड फील करते हैं. क्लियर है. तो यानी पीपल प्रेफर टू अर्न मोर इनकम फॉर फुलफिलिंग देयर डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ. लोग बाग क्या करते हैं, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ को
पूरा करना चाहते हैं। और कंपनीज जो है वो उनको क्या प्रोवाइड कराती है, ये मटेरियल थिंग प्रोवाइड कराती है, मनी, जिससे कि वो डेली रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें हैं उनको परचेज कर सके। क्लियर है। और दूसरी चीज़ वहाँ पे ये भी चाहते हैं, पीपल ऑल्सो वांट नॉट मटेरियल थिंग लाइक फ्रीडम चाहिए उनको, सिक्योरिटी चाहिए उनको, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स चाहिए। मतलब वो ये भी चाहते हैं कि सोसाइटी में उनका रिस्पेक्ट हो, वो ये भी चाहते हैं कि उनको फ्रीडम मिले और वो सिक्योरिटी भी चाहते हैं। तो ये नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स हो गई, मतलब उनको दोनों चीज़ें चाहिए। क्लियर है। नाउ अब यहाँ तो ये डेवलपमेंट तो आपको क्लियर हो गया कि नॉर्मल हमने डेवलपमेंट पढ़ लिया। अब हम आते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के मेन पार्ट पे, जो कि है आपका नेशनल डेवलपमेंट। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? तो नेशनल डेवलपमेंट को पढ़ने से पहले हमें हमारे दिमाग में ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि persons could have different as well as conflicting notations of countries development, कि हर किसी इंसान के सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है, तो उसका डेवलपमेंट आइडियाज़ भी डिफरेंट होंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपके क्या रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। लेकिन अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन दी जाए नेशनल डेवलपमेंट की, तो वो डेफिनेशन क्या होती है? नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन, कि उस नेशन के अंदर जो लोग बाग रह रहे हैं, अगर उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, आपका नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है। और उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि उनकी पर कैपिटल इनकम इंक्रीज होनी चाहिए, सोशल सर्विसेज ज़्यादा होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए उस कंट्री के अंदर। इससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। तो लिविंग स्टैंडर्ड इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्लियर है। ठीक है। तो दीज ऑल आर नोन एज नेशनल डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए थी? नेशनल डेवलपमेंट को समझने के लिए। आइए अब अगर अपन आगे बढ़े, अब अपन कंपेयर करते हैं। भाई हमको क्या है, अब हमने नेशनल डेवलपमेंट समझ लिया कि कंट्री का डेवलपमेंट क्या होता है। अब हम कंट्री के डेवलपमेंट को कंपेयर करें कि कौन सी कंट्री किस तरीके से अपन ये चेक कर सकते हैं कि ये कंट्री ज़्यादा डेवलप है या ये कंट्री ज़्यादा डेवलप है। तो कंट्रीज के डेवलपमेंट को चेक करने के लिए वी आर हैविंग टू मेजर्स। हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम देख लें उस कंट्री की टोटल इनकम क्या है, या हम देख लें कि उस कंट्री की एवरेज इनकम क्या है। अगर मैं टोटल इनकम की बात करूँ तो टोटल इनकम क्या होगी? टोटल इनकम ये होगी कि उस कंट्री के अंदर जितने भी लोग बाग रह रहे हैं उनका सम टोटल इनकम जो है वो टोटल इनकम हो गई। क्लियर है। लेकिन टोटल इनकम जो है वो एक यूजफुल मेजर नहीं है कंट्रीज को कंपेयर करने का। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हर कंट्री की पॉपुलेशन डिफरेंट होती है। अब अगर मैं यूएसए की बात करूँ तो यूएसए की पॉपुलेशन इंडिया से कम है, ऑल्दो यूएसए इज मोर डेवलप्ड देन इंडिया। यूएसए ज़्यादा डेवलप्ड है इंडिया से। क्लियर है। जबकि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा, तो टोटल इनकम तो यहीं फेल हो गया। क्लियर है। अच्छा, टोटल इनकम फेल हो गया तो हमारे पास में आया एवरेज इनकम। अब एवरेज इनकम जो है उससे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले तो एवरेज इनकम होता क्या है? तो द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। इतनी देर से जो अपन पर कैपिटा इनकम के बारे में पढ़ रहे हैं वही आपका एवरेज इनकम है। पर कैपिटा इनकम निकालते कैसे? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। मतलब जो टोटल इनकम की प्रॉब्लम थी वो यहाँ एवरेज इनकम ने सॉल्व कर दी है कि आपका पूरी कंट्री की टोटल इनकम कितनी है और डिवाइड कर दो उस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, तो आपकी पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। क्लियर है। अब देखिए, अब आगे देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज बाय वर्ल्ड बैंक ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। अब क्या है, हमने तुम्हारी बुक के अंदर वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है कि क्लासिफिकेशन कर रखा है कंट्रीज का, वो दे रखा है। तो 3 पार्ट में वर्ल्ड बैंक ने इनको डिवाइड किया है। पहला तो आपका रिच कंट्रीज और दूसरा है आपका लो इनकम कंट्रीज। ठीक है। तो रिच इनकम कंट्रीज में देखेंगे, इसमें यह है कि अगर आपकी पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 12,616 पर एनम है, यूएस डॉलर 12,616 पर एनम या उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये जो कंट्री है वो रिच कंट्री की कैटेगरीज में आएगी। क्लियर है। लो इनकम कंट्रीज़ में क्या होगा? लो इनकम कंट्रीज़ में ये है कि अगर पर कैपिटा इनकम किसी कंट्री की 1035 या उससे कम है, किसमें 1035 यूएस डॉलर या उससे कम है, तो इसका मतलब वो कंट्री किस में आती है? लो इनकम कंट्रीज में आती है। क्लियर है। अच्छा, अब अगर मैं तीसरा बात करूं लो मिडल इनकम कंट्रीज की, तो लो मिडल इनकम कंट्रीज का एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया जो है वो लो मिडल इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर कैपिटा इनकम कितनी है?
$1,530 पर एनम। क्लियर है? तो ये जो डेटा है आपको ये याद होना चाहिए, बिकॉज ये एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है। क्लियर है? आइए अब आगे देखते हैं अपन एवरेज इनकम। अब एवरेज इनकम क्या होता है? वैसे तो हमने देखा कि एवरेज इनकम जो है वो एक यूजफुल मेथड है जिससे कि अपन कंपनीज को कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ डिस्पैरिटीज है। जैसे क्या? एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास में दो कंट्री है, एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। ठीक है? फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने क्या किया, दोनों कंट्रीज में 5 सिटीजन्स ले लिए कि कंट्री ए में भी 5 सिटीजन्स है और कंट्री बी में भी क्या है आपके 5 सिटीजन्स है। देखिए, है ना, कंट्री ए में भी 5 है और कंट्री बी में भी कितने हैं? 5 है। हमने कंट्री ए और कंट्री बी की क्या निकाल ली? एवरेज। एवरेज क्या हुई? पर कैपिटा इनकम। कैसे निकाले? कंट्री ए की जितनी भी इनकम है उनको सबको ऐड किया और किससे डिवाइड कर दिया? 5 से, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 5। नीचे भी ऐसा ही किया, तो दोनों की पर कैपिटा इनकम कितनी आ रही है? सेम आ रही है। क्लियर है? ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पिक्चर को देखूं तो इसमें मुझे नजर आ रहा है कि कंट्री ए के अंदर क्या है आपके, देखो कंट्री ए के अंदर क्या है आपके, ना तो ज़्यादा अमीर लोग हैं ना ही रिच लोग हैं। क्लियर है? क्योंकि उन्होंने अपना जितना भी है शेयर कर रखा है। वी मेड द चेयर्स एंड वी यूज दैम, इन्होंने ये लिखा ना। ठीक है, हमने चेयर बनाई और हम यूज़ कर रहे हैं। इधर देखिए, दूसरी कंट्री बी के अंदर अपन देखें तो इसके अंदर आपके क्या है? रिच और पुअर दोनों है। लेकिन तुम देखो कि रिच सिर्फ एक ही है, बाकी 4 तुम्हें इसमें पुअर नजर आ रहे हैं। समझ में आया है? नहीं आया? तो दैट मीन्स व्हाट, आप कहाँ रहना प्रीफर करोगे? यानी बोथ द कंट्रीज हैव आइडेंटिकल एवरेज इनकम, लेकिन फिर भी हम कंट्री ए में रहना प्रीफर करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इक्वल है। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इक्वल है। कंट्री बी में रहना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है आपका? अनइक्वल है। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? वो अनइक्वल है। क्लियर है? चलिए, है ना, देखिए अनइक्वल दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग किस में रहना पसंद करेंगे? कंट्री ए में। मतलब कंट्री बी में क्या है कि कोई एक जना बहुत ज़्यादा रिच है और बाकी के सारे क्या है? पुअर है। जबकि कंट्री ए की बात करेंगे, कंट्री बी में तो ये कंडीशन है कि एक जना बहुत ज़्यादा रिच है बाकी के पुअर है। बाकी कंट्री ए की बात करेंगे तो वहाँ पे ना तो कोई ज़्यादा रिच है और ना ही कोई ज़्यादा पुअर है। क्लियर है? तो मतलब जो इनकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है, और यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कंट्री बी में अनइक्वल है। क्लियर है? चलिए, अब आपका आता है इनकम और अदर क्राइटेरिया। ये ऑलरेडी मैं तुमको बता चुकी हूँ कि जो आपका फॉर अचीविंग डेवलपमेंट गोल्स ऑफ पीपल नॉट ओनली वांट बेटर इनकम, दे ऑल्सो वांट नॉन मटेरियल थिंग्स। मतलब लोगों को सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, इसके साथ वो नॉन मटेरियल थिंग्स भी चाहते हैं। लाइक उनको फ्रीडम चाहिए होती है, सिक्योरिटी चाहिए होती है, रिस्पेक्ट चाहिए होती है। ठीक है? सो फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम इज नीडेड। तो इसीलिए अपन नेशन, अगर किसी भी नेशन की डेवलपमेंट की बात करें तो उसके लिए हमें क्या नीडेड होती है? एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम। चलिए, अब अपन ने कंट्रीज को तो कंपेयर कर लिया, अब अपन कंपेयर करते हैं स्टेट्स को। ठीक है? अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो स्टेट्स में देखो आपका 3 स्टेट्स दे रखे हैं, महाराष्ट्र, केरला और बिहार। क्लियर है? और महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम दे रखी है तुम्हें 1,01,314 रुपीज़, केरला की दे रखी है 83,725 रुपीज़ और बिहार की दे रखी है 23,435 रुपीज़। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर पर कैपिटा इनकम की बात करूं तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, और सबसे कम कहाँ पे? बिहार में। क्लियर है? तो ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर मैं इस टेबल की बात करूं, है ना, तो इस टेबल में क्या दे रखा है आपका? महाराष्ट्र, केरला और बिहार। ठीक है? इन दोनों में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दे रखी है, लिटरेसी रेट दे रखी है और नेट अटेंडेंस रेशियो दे रखा है। तो पहले अपन समझ लेते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वगैरह क्या होती है, ऑल्दो तुम ये पहले क्लासेस में पढ़ चुके हो। अगर मैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करूं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। मतलब 1 साल से कम के बच्चे, 1000 में से 1 साल के कम के बच्चे कितने डाई हुए हैं, वो आपकी कहलाती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्लियर है? लिटरेसी रेट क्या होती है? लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। मतलब 7 या 7 से बड़े एज ग्रुप के कितने बच्चे लिटरेट है वो आपकी लिटरेसी रेट हो जाएगी। और नेट अटेंडेंस रेशियो क्या कहलाता है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। मतलब कि अगर मैं बात करूँ इस एज ग्रुप के जो टोटल बच्चे हैं
उन टोटल बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वही आपका क्या कहलाता है, नेट अटेंडेंस रेशियो कहलाता है। अगर अब अपन ये टेबल देखें तो इसके अंदर देखो महाराष्ट्र, केरला और बिहार, ठीक है, 3 स्टेट्स दे रखे हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करूं तो महाराष्ट्र में कितने हैं, 25, 1000 में से 25 बच्चे डाए हुए हैं। केरला में केवल 12 है और बिहार में कौन से 44 है। तो अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बेस्ट कौन सा है, केरला, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 12 है, क्लियर है। और सबसे लोएस्ट कौन सा है, बिहार, क्योंकि वहाँ पे 44 है। लिटरेसी रेट के हिसाब से देखूँ तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ पे हैं आपके, अगेन केरला में 94, महाराष्ट्र में 83 और बिहार में कितने हैं 64, यानी सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे है, केरला में। और उसके बाद कहाँ है, बिहार में। सबसे कम कहाँ है, बिहार में, क्लियर है। नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करूंगी तो अगेन आप नेट अटेंडेंस रेशियो में देखो महाराष्ट्र में 64 है और केरला में कितने हैं 78, मतलब अगेन तुम्हारा नेट अटेंडेंस रेशियो किसका ज़्यादा है, केरला का। दैट मीन्स व्हाट, हमने ये ऑब्जर्व किया, अगर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देख रहे हैं, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देख रहे हैं तब तो महाराष्ट्र आ गए। लेकिन अगर मैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या फिर लिटरेसी रेट या नेट अटेंडेंस रेशियो के हिसाब से देखूँ तो कौन आ गया, आपका केरला आ गया। तो दैट मीन्स व्हाट, अगर मैं कंपैरेटिव स्टडी करूँ, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है वो कहाँ पे अवेलेबल है, आपका केरला में। तभी तो केरला में आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम है, लिटरेसी रेट वहाँ पे ज़्यादा है और नेट अटेंडेंस रेशियो भी वहाँ पे क्या है, इन कंपैरिजन टू महाराष्ट्र और बिहार ज़्यादा है, क्लियर है। तो दैट मीन्स व्हाट, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है वो क्या है, आपकी ज़्यादा अच्छी है, क्लियर है। अब आ जाते हैं अपन पब्लिक फैसिलिटीज़ पे। तो ये पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है, तो फैसिलिटीज़ विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट considered as public facility like school, hospital, community hall, transport, electricity, etc. मतलब ये वो फैसिलिटीज़ है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। पब्लिक फैसिलिटीज़, पब्लिक लग गया मतलब गवर्नमेंट, तो पब्लिक फैसिलिटीज़ वो फैसिलिटीज़ है जो कौन प्रोवाइड कराता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। और ये कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती है, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, कम्युनिटी हॉल्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब कौन प्रोवाइड कराता है, गवर्नमेंट। नाउ वी नीड पब्लिक फैसिलिटीज़, हमको पब्लिक फैसिलिटीज़ चाहिए बिकॉज सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इसका एग्जाम्पल यही है, मैं पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट पैसे से खरीद नहीं सकती, तो ये क्या चाहिए, मुझे पब्लिक फैसिलिटीज़ चाहिए, क्लियर है ना। अब आगे आ जाते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। अगर हम एग्जाम्पल पढ़ें, अच्छा हमको मालूम है, एज वी नो दैट पंजाब हैज़ मोर इनकम दैट द एवरेज पर्सन इन केरला, बट केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज ऑफ बेटर पब्लिक सिस्टम लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच इम्प्रूव हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस टू द स्टेट। तो दैट मीन्स व्हाट, हमने पढ़ा पंजाब की जगह आप महाराष्ट्र भी देख सकते हो, महाराष्ट्र के पास भी क्या है, पर कैपिटा इनकम केरला से ज़्यादा है, महाराष्ट्र के पास भी पर कैपिटा इनकम केरला से ज़्यादा और पंजाब के पास भी ज़्यादा है। स्टिल आपका ज़्यादा डेवलप कौन माना जाएगा, केरला माना जाएगा। क्यों है केरला ज़्यादा डेवलप, क्योंकि वहाँ पे बेटर पब्लिक सिस्टम है। जैसे वहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है, जो कि क्या प्रोवाइड कराता है, हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस प्रोवाइड कराता है स्टेट को, क्लियर है। चलिए अब आता है आपका BMI। ये BMI आपका एक अलग से टॉपिक है, ये मैंने इसलिए डाल दिया इसमें क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है, इट इज़ अ बॉडी मास इंडेक्स इज अ पर्सनस वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स, ठीक है, यानी कि पर्सन का वेट डिवाइडेड बाय दी उसकी हाइट स्क्वायर मीटर्स में, ठीक है ना। नाउ अब आप देखिए आपका अ हाई BMI कैन बी एन इंडिकेटर ऑफ हाई बॉडी फैटनेस, मतलब BMI जितना ज़्यादा होगा बॉडी में फैटनेस भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर किसी का BMI 25 से ज़्यादा है, इसका मतलब वो जो पर्सन है वो क्या है, आपका ओवरवेट है, क्लियर है। अब आ जाता है आपका HDR। ये HDR क्या है, ये HDR बेसिकली आपका है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके थ्रू पब्लिश की जाती है, ये पब्लिश की जाती है UNDP के थ्रू पब्लिश की जाती है। UNDP क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP है, जो कि क्या पब्लिश करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होती है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या करती है, कंट्रीज को कंपेयर करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन और देयर हेल्थ और देयर पर कैपिटा इनकम, ठीक है ना, क्लियर है। आ जाइए अब आगे। अब इसी के अंदर आपका एक आता है HDI।
HDI होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये किसका पार्ट है? आपका HDR का ही पार्ट है। HDI जो होता है वो एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है जो कि कंट्री की ओवरऑल अचीवमेंट को मेजर करने के काम आता है। तो अगर मैं कंट्री की ओवरऑल अचीवमेंट की बात करूं तो वो क्या होगी? आपकी सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस के रेफरेंस में बात करेंगे अपन कंट्री के बारे में, ना। तो द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ स्टैटिस्टिकल टूल used to measure a country's overall achievement in its social और इकोनॉमिक डायमेंशन। इस रेफरेंस में बात करें तो सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ अ कंट्री आर बेस्ड ऑन द हेल्थ ऑफ पीपल, देयर लेवल ऑफ एजुकेशन अटेनमेंट एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी ये सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस किस पे डिपेंड करती है? पहला तो हेल्थ ऑफ द पीपल उस कंट्री की, दूसरा आपका एजुकेशन लेवल और तीसरा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्लियर है? अच्छा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया तो अकॉर्डिंग टू दी 2013 इंडिया ऑक्यूपाइड 135th रैंक एंड अकॉर्डिंग टू दी 2018 इंडिया ऑक्यूपाइड 130th रैंक। यानी कि अगर मैं इंडिया के HDI की बात करूं तो 2013 में इंडिया का HDI कितना था? 135 था। और 2018 में इंडिया का कितना था HDI? 130 था। क्लियर है? अब आ जाते हैं अपन सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट पे। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स to development of human with at the same time sustaining the ability of natural system। मतलब सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो भी लोग हैं वो अपने आप को तो डेवलप करे ही करे, साथ में वो क्या करे, वो इस तरीके का एनवायरनमेंट भी डेवलप करे कि जो हमारा नेचुरल सिस्टम है वो भी सस्टेन रहे। क्लियर है? तो दैट मीन्स व्हाट, अगर अपन आज की ही बात कर लेते हैं तो जैसे आपको पता है हमारे जितने भी रिसोर्सेज है वो सारे के सारे क्या है? आपके लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से उनका स्टॉक जो है वो कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो हमें क्या करना है? हमें उन स्टॉक को इस तरीके से प्लान करना है सो दैट वो स्टॉक हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे और हम भी उसे काम में ले सकें। मतलब हमें कुछ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। क्लियर है? नाउ इट इज़ हेल्पफुल टू फुलफिल द नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब ये बेसिकली क्या करता है? आपकी जो ह्यूमन नीड्स है उनको फुलफिल करता है, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन है ना, उन चीज़ों को ये हार्म नहीं करता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। हमें पता है ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। मतलब हम ग्राउंड वाटर को कैसे यूज़ करते हैं? क्रॉप्स और प्लांट्स के लिए, इरीगेशन के लिए हम इसे काम में लेते हैं। अब एक बात बताइए, अब आपको पता है बारिश होगी तो ही ग्राउंड वाटर होगा, बारिश नहीं होएगी तो ग्राउंड वाटर क्या होएगा? कम होएगा। अब हम क्या करते हैं? हम ग्राउंड वाटर का इतना एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं कि अब ग्राउंड वाटर का क्या कर चुके हैं? हम ओवर यूज़ कर चुके हैं। दैट मीन्स व्हाट, जितना रिप्लेनिश नहीं होता है ना उतना हम उसका यूज़। ओके, सो ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल क्या है? ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। दिस रिसोर्स आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज मे बी ओवर यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ यू यूज मोर देन वॉट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन, दैट वी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स। मतलब हम ग्राउंड वाटर में से इतना पानी निकाल रहे हैं जितना कि रिप्लेनिश हो ही नहीं रहा है। मतलब ऑफकोर्स आपका जब रेन आती है तो जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? रेन से उतना फुलफिल हो ही नहीं रहा है जितना कि हम उसे यूज़ कर रहे हैं। मतलब उसे ओवर यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका ग्राउंड वाटर भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? ख़त्म होता जा रहा है, ऑल्दो इट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स। क्लियर है? तो दैट मीन्स व्हाट, हमें ग्राउंड वाटर की जगह कोई और ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए सो दैट हम उस ग्राउंड वाटर को फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव कर सकें। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल मैनेजमेंट। नाउ अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर ऑफ यूज। तो वी हैव अ फिक्स स्टॉक ऑन अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, तो वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर। नाउ न्यू सोर्सेज इन दिस वे एड टू द स्टॉक, हाउएवर ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड। अब हमको पता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपको पता है कुछ सालों बाद में एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बिकॉज हमारे पास में उनका
उनका फिक्स स्टॉक है और वो तो ऐसा स्टॉक है कि दोबारा रीप्लेनिश भी नहीं किया जा सकता। क्लियर है? तो सो दैट हमको क्या करना है, हमको ऐसे रिसोर्सेज ढूंढने हैं, ऐसे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं जो कि हम इन स्टॉक्स में ऐड कर सके और हमारे फ्यूचर के लिए बचा सके। ऑल्दो वो स्टॉक भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, आपके एग्जॉस्ट हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। तो सो फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, philosophers and other social scientists are working together. तो that means what? Sustainability क्या है आपका? Sustainability of development जो है वो आपका एक न्यू एरिया ऑफ नॉलेज है जिसके अंदर आपका साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर्स और जितने भी सोशल साइंटिस्ट हैं वो सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और न्यू ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं इसका आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। जैसे कि अगर आप बात करें पेट्रोल की, नाउ वी ऑल नो दैट कि पेट्रोल का जो स्टॉक है वो भी थोड़े टाइम के बाद में ख़त्म हो जाएगा। तो दैट मीन्स व्हाट, पेट्रोल जो है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचना मुश्किल है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया है, इनफैक्ट पेट्रोल का नया ऑल्टरनेटिव ढूंढा है। तो पेट्रोल का नया ऑल्टरनेटिव क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्या है आपका, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो अभी जितनी भी कंपनीज है वो क्या बनाना चालू कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना चालू कर रही है, सो दैट हम क्या कर सके, जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए जो रिसोर्सेज है उनको क्या कर सकेंगे, अपन सेव कर सकेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आपकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो मैटर करती है। क्लियर है? और इसे ही अपन सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कहेंगे। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर। एक बार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।